नमस्कार साथियों, आपका एसके ठाकुर सर चैनल में स्वागत है। आज हम लोग प्रकाश चैप्टर के दूसरे सत्र में शामिल हुए हैं। हम लोग पहले सत्र में प्रकाश के परावर्तन, दर्पण, दर्पण के संबंधी कुछ मुख्य तथ्य को देखा था। आज हम लोग प्रकाश के अगले कड़ी को कायम रखते हुए दर्पण के आवर्धन, अपवर्तन इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आवर्धन की बात करते हैं। आवर्धन का मतलब क्या होता है? आवर्धन को अंग्रेजी में कहते हैं मैग्निफिकेशन। किसी वस्तु की जो प्रतिबिंब बनती है, वस्तु से बड़ी बन सकती है, वस्तु से छोटी हो सकती है और वस्तु के बराबर हो सकती है। अगर वस्तु के बराबर है तो उसका आवर्धन 1 हो गया। अगर वस्तु से बड़ी है तो उसका आवर्धन 1 से अधिक हो गया और वस्तु से कम है तो आवर्धन उसका 1 से कम हो गया। मतलब यह कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई की जो अनुपात होती है उसी को हम आवर्धन कहते हैं। आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। ये जो दोनों का अनुपात होता है यानी V बटे U, ये कह सकते हो हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये दोनों का जो रेशियो होता है उसको आवर्धन कहते हैं। अगर इमेज बड़ा है ऑब्जेक्ट से तो ऑब्वियसली m का जो मान होगा 1 से बड़ा होगा, और यदि hi बराबर है ho के तो m का मान 1 होगा, और hi का मान अगर ho से छोटा है तो m का मान 1 से कम होगा। साथियों, अगर वास्तविक प्रतिबिंब बना है तो m जो है नेगेटिव होगा, और काल्पनिक प्रतिबिंब बना है तो m का मान पॉजिटिव होगा। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसकी कोई विमा भी नहीं होती है। अब अपवर्तन की बात करते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। पदार्थ के इस प्रकार के विचलन को ही कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जैसे मान लीजिए कि ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है, फिर ये मान लीजिए कि विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। ये अभिलंब है, किरणें आ रही है, ये आपतित किरणें हो गई। सीधे जाना चाहिए लेकिन सीधे नहीं जाएगी। जब सघन से विरल में जाएगी तो ये विलंब से दूर जाएगी। इसे कहते हैं अपवर्तित किरणें। ये आपतन कोण हुआ और ये अपवर्तन कोण हुआ। जब सघन से विरल में जाती है तो आपतन कोण छोटा होता है और अपवर्तन कोण बड़ा होता है, और जब विरल से सघन में जाती है तो किरणें सीधे जाना चाहिए लेकिन सीधे नहीं जाकर के अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसमें आपतन कोण बड़ा होता है और अपवर्तन कोण छोटा होता है। आई बड़ा होता है आर से, इसमें आई छोटा होता है आर से। जब प्रकाश किसी लेंस से होकर गुजरती है तो लेंस किसको कहते हैं? एक ऐसी पारदर्शी वस्तु है जिसका एक केंद्र का भाग जो है फैला हुआ रहे या शीर्ष का भाग सकड़ा हुआ रहे, तो उसको कहते हैं उत्तल लेंस। ये उत्तल लेंस है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कन्वेक्स लेंस। और ये लेंस जो है अवतल लेंस है, कनकेव लेंस। ये लेंस की जो ये है, इसके एक बिंदु है जिससे किरणें गुजरेगी तो उसके विचलन नहीं होगी, सीधे आर पार हो जाएगी, उससे कोई विचलन नहीं होगा। इस बिंदु को कहेंगे प्रकाशीय केंद्र। उत्तल लेंस में ये चीज होगा और अवतल लेंस में भी ये पॉइंट होता है। इस पॉइंट को कहते हैं प्रकाशीय केंद्र। प्रकाशीय केंद्र से जो गुजरने वाली जो ये अक्ष है इसको प्रधान अक्ष कहते हैं। अब ये लेंस जो है उत्तल लेंस, ये ऐसा भी हो सकता है। ये जो है प्लेनो अवतल हुआ, प्लेनो कनकेव। ये कनकेवो कनकेव हो गया, इसी को कनकेव कहते हैं। ये कन्वेक्सो कनकेव हो गया,
यानी एक सतह उत्तल होगा और एक सतह अवतल होगा। यानी अवतल लेंस ये 3 प्रकार का होगा। उसी तरह से उत्तल का होगा, एक सतह प्लेन होगा और एक सतह उभरा होगा। प्लेनो कन्वेक्स, दोनों सतह कनकेव, वो इसको कहेंगे कन्वेक्सो कन्वेक्स, इसी को कन्वेक्स लेंस कह रहे हैं। और एक सतह ऐसे होता है उभरा हुआ और एक ऐसा होता है, इसे कहते हैं कनकेवो कन्वेक्स। यानी ये कन्वेक्स लेंस भी 3 प्रकार के होते हैं। ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है। उत्तल लेंस में जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं, एक स्थिति को छोड़कर सारे के सारे वास्तविक बनते हैं। ये पहला फोकस है, ये दूसरा फोकस है, ये वक्रता केंद्र C1 है और C2 है। दोनों लेंस स्फेयर का पार्ट है, इसलिए इसके 2 फोकस भी होते हैं और 2 वक्रता केंद्र भी होते हैं। प्रकाशीय केंद्र ये एक हो गया। इनफाइनाइट से अगर रे आती है तो उसकी इमेज फोकस बनती है, ये रियल है। इनफाइनाइट पर रहेगा तो ऑब्जेक्ट जो है वो बनेगा फोकस पर। उलट दीजिए, अगर वो ऑब्जेक्ट फोकस पर रहेगा तो इमेज बनेगा इनफाइनाइट पर। दूसरा है, अगर ऑब्जेक्ट जो है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा जाए तो इससे जो रे निकलती है, ये इससे बनने वाला प्रतिबिंब दूसरे फिगर में देख लेते हैं। जब कनकेव ये यहां रखेंगे तो इसकी प्रतिबिंब भी जो है ये यहां बनेगी, ये C2 पर। C1 पर वस्तु रहेगी फोकस, वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर लेंस के दूसरी ओर बनेगी। ये वस्तु के बराबर बनती है, वस्तु के बराबर होती है, उल्टा होता है और वास्तविक होता है। और जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच है, C और F के बीच में, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और इन्फिनिटी के बीच बनेगा। वस्तु से बड़ा बनेगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। और ये जो वस्तु है इनफाइनाइट और C के बीच में रहेगा तो प्रतिबिंब जो है वो F और C के बीच में रहेगा, बनेगा। वस्तु से छोटा होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। और जब वस्तु F और प्रकाशीय केंद्र के बीच में अगर हो तो प्रतिबिंब लेंस के उसी ओर सीधा, वस्तु से बड़ा और काल्पनिक बनता है। ये लेंस है, इसके फोकसांतर के भीतर वस्तु को रखिए। ये यहां वस्तु है, इसकी प्रतिबिंब ये फोकस से गया, ये सेंटर ऑफ प्रकाशीय केंद्र से गया, ये इधर मिलने वाला नहीं है, पीछे बैक बढ़ाते हैं और यहां ये प्रतिबिंब बना इस जगह। ये AB' वस्तु के बड़ा है, सीधा है और काल्पनिक है। केवल इस लेंस में केवल यही केस है जिसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनी है। सिर्फ सारे केस में इसके बना प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा उल्टा होता है। वस्तु से बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, लेकिन वास्तविक होता है। लेकिन एक यही स्थिति है जब हम फोकसांतर के भीतर रखते हैं तो उसकी प्रतिबिंब जो है लेंस के उसी ओर वस्तु से बड़ा, सीधा और काल्पनिक बनता है। अब ये लग रहा हो कि प्रतिबिंब किसको कहते हैं। प्रतिबिंब साथियों किसी वस्तु से जब किरणें निकलती है तो परावर्तन की क्रिया होती है या अपवर्तन की क्रिया होती है। उसके पश्चात जहां मिलता है उस बिंदु को कहते हैं प्रकाशीय केंद्र। वही उस वस्तु का प्रकाशीय प्रतिबिंब होता है, उसी को प्रतिबिंब कहते हैं। ये प्रतिबिंब 2 प्रकार की होती है, वास्तविक प्रतिबिंब होती है और काल्पनिक प्रतिबिंब होती है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है बिंब के सापेक्ष उल्टा होता है, उसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा होता है, उसको पर्दे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के अभिसरण से बनता है ड्यू टू कन्वर्जिंग ऑफ लाइट, और काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है
किरणों के अपसरण से बनता है ड्यू टू डाइवर्जिंग ऑफ लाइट। साथियों, इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें और प्रकाश की छोटी छोटी जो तथ्य है जिसके आधार पर प्रकाश के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आसानी के साथ बना सकते हैं। हम सत्र के अंत में, तीसरे सत्र के अंत में हम प्रकाश के ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आएंगे जिसका उत्तर आप स्वयं बहुत बेहतर तरीके से देंगे। हमारे पहले, दूसरे और तीसरे सत्र को आराम से, आसानी से सुने, उसके बाद बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का जवाब दे जो कई प्रतियोगी परीक्षा में, बोर्ड की परीक्षा में आता रहा है। वैसे प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें। फिर मिलेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए नमस्कार।